नमस्कार, मैं चारुलता मिश्रा। 15 जून को जब सुशांत सिंह की मौत की सूचना मिली, मन बेहद दुखी हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और थोड़ी ही देर में पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। शाम तक पुलिस की रिपोर्ट भी आ गई कि पिछले 6 महीने से वे डिप्रेशन में थे और एक साइकियाट्रिस्ट के संपर्क में थे। मन बेहद ही आहत हुआ कि इतना प्रतिभाशाली कलाकार, जिसकी उम्र केवल 34 वर्ष की थी और जिसने एक के बाद एक सफल फिल्में इंडस्ट्री को दिया और बॉलीवुड से नाता न रखते हुए भी सफलता की सीढ़ियों तक चढ़ता गया और इस मुकाम पर पहुंचा। आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। तभी से लगातार दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के नाते मेरी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं समाज को इसके बारे में कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आज भी डिप्रेशन को स्टिग्मा या टैबू ही माना जाता है। जल्दी भी कोई बात करने को इस विषय पर तैयार नहीं होता है। चूँकि मैं ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद में कई वर्षों तक काउंसलर के रूप में काम कर चुकी थी और अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में शिक्षिका होने के साथ साथ ही काउंसलर भी हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपने बच्चों के लिए बनाए हैं जिसमें कोविड-19 के बारे में उनकी काउंसलिंग की गई। तो आइए हम आपको ले चलते हैं डिप्रेशन के बारे में कुछ बताने के लिए। और सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण दूंगी जिससे कि आपको समझ में आए कि वास्तव में डिप्रेशन है क्या। पहला उदाहरण मैं अपनी एक सहेली का देती हूँ। मेरी बहुत अच्छी मित्र, चाइल्डहुड फ्रेंड, और हम लोगों के साथ स्कूलिंग हुई, हम लोगों ने साथ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पूरी हुई, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने घर बसा लिए, लेकिन हम लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलती रही। वो भी मुझे फ़ोन करती, मैं भी मुझे फ़ोन करती और हम लोग खूब देर तक खूब अच्छी बातें करते। और वो चूँकि उसका ह्यूमर सेंस बहुत अच्छा था तो हम लोग हंसते भी। बहुत ब्रिलियंट थी वो। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसका फ़ोन 15-20 दिन तक नहीं आया और ऐसा कभी होता ही नहीं था। मैं फ़ोन कर लेती थी या वो करती थी। इस बीच मैंने कई बार फ़ोन किया उसको, तो कभी फ़ोन काट देती थी, कभी उठाती ही नहीं थी। खैर एक बार उसने बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया, तो जब उसने हेलो कहा तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी तबीयत तो ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? बोली पता नहीं क्या हो गया है, भूख नहीं लगती है, नींद बहुत आती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन ये फील करती हूँ, जी बहुत घबराता है। मैंने पूछा कितने दिन से है? तो बोली कि 20-25 दिन हो गए। मैंने कहा इतने दिन हो गया और तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी? तो बोली क्या करूं, मन नहीं करता है। मैंने कहा अच्छा, तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के यहाँ गई थी? बोली नहीं, डॉक्टर के यहाँ तो नहीं गई थी। तो मैंने कहा कि तुम फ़ोन रखो, मैं अभी तुम्हारे घर आती हूँ। तो साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के नाते मुझे कुछ अंदेशा हो गया था कि हो न हो इसको डिप्रेशन। और मैं जब उसके घर पहुँची और उसको देखा तो मेरा यह अनुमान 100% सही निकला। उसका वज़न बढ़ गया था, चेहरा बहुत ही उदास था, वो बात करने में रुचि नहीं दिखा रही थी और बहुत ही लाचार, ऐसे बेबस हो। किसी तरह से उसने अपने बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताया, ज़्यादातर वो चुप ही रही। तो फिर मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि अब हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलना चाहिए। तो उसने कहा पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड, सो ब्रिलियंट। तो बोली कि क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों, मैं पागल हूँ क्या? मैंने कहा तुम अच्छी तरह से जानती हो साइकोलॉजी तुमने नहीं लिया था, लेकिन तुम्हारी रुचि थी एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तुम हम लोगों के साथ पढ़ती थी, तुमको बहुत अच्छा लगता था। तो क्या सर ने तुम्हें नहीं बताया था कि डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं? ये तुम्हारा, मैंने खुल करके उसको बता दिया कि ये तुम्हारा डिप्रेशन का लक्षण है। तो कहीं मुझे मानसिक रोगी के यहाँ, मानसिक चिकित्सक के यहाँ जाना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है। फिर वह हम लोगों की जनरेशन के लोग अब इस बात को
स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि किसी को मानसिक रोग हो सकता है और उसका इलाज भी शारीरिक रोग की तरह ही संभव है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं यंग जनरेशन को देखती हूँ कि वो बहुत अवेयर हैं, खुल के बातचीत करते हैं इस विषय पर। कोई स्टिग्मा नहीं, कोई टैबू नहीं, वो एकदम आमने सामने बात करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह अवेयर है कि यह एक शारीरिक रोग की तरह ये मानसिक रोग है और इसका इलाज संभव है। क्योंकि हम लोग की जनरेशन में अवेयरनेस का अभाव, तो मेरी सहेली को भी समझाने में मुझे थोड़ा समय लगा और उसकी थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ी। तो खैर उसने कहा आज तो नहीं, मैं 2 दिन बाद चलूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे पेशेंट के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बहुत धैर्य से और बहुत सहानुभूति के साथ ही उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। फिर मैंने उसके हस्बैंड से भी बात की, बहुत अच्छी हम लोगों की पारिवारिक मित्रता थी। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है, आप लेकर के जाइए इनको, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ लेकिन ये सुन नहीं रही है। और उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो डिप्रेशन के शिकार हो। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली, वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली, बहुत अफेक्शनेट लविंग फैमिली, बच्चे बहुत अच्छी, बच्चा बड़ा बेटा उसका जो है वेल प्लेस्ड था, बेटी मेडिकल कर रही थी और पति उसके बहुत अच्छे जॉब में थे। आप बताइए क्या कारण हो सकता है ऐसे लोगों को डिप्रेशन में जाने का? नहीं, लेकिन कारण था उसके फादर डिप्रेशन की मरीज थे। तो डिप्रेशन कभी कभी जेनेटिक भी होता है। तो जो मेरी सहेली में आया था वो जेनेटिक ही था। खैर वो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ जाती है और मैं भी उसके साथ जाती हूँ डॉक्टर के पास। लक्षण बताती है, डॉक्टर दवा लिखते हैं और फिर डॉक्टर ये पूछते हैं कि ये कब से है। लगभग 1.5 महीने हो चुका था और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि डिप्रेशन के मरीज को अगर 15 दिन तक ऐसे लक्षण आ जाते हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। फिर डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, 15 दिन की दवा लिखा और कहा कि 15 दिन बाद आप आइएगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने एक चीज उससे जरूर पूछी कि क्या आपको आत्महत्या करने का मन करता है? तो मेरी सहेली ने कहा नहीं, सुसाइड करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ये जरूर लगता है अपनी बेचारगी और लाचारगी पर, बेबसी पर, कि मैं मर जाती तो बहुत अच्छा था। है हम लोग वहाँ से आए और फिर मेडिकल स्टोर पर गए दवा के लिए। तो पहला स्टिग्मा तो यही था। दुकानदार ने कहा कि ये तो मानसिक रोग की दवा है, ये इस जनरल मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी, आप वहाँ जाइए, वहाँ मानसिक रोगों की दवा मिलती है। और मेरी सहेली का चिट्ठा होता है। मैंने कहा क्यों परेशान होती है, ये बहुत, चलो तुम दुकान पे, बहुत लोग मिलेंगे। खैर हम लोग वहाँ गए, हमने पर्ची दुकानदार को पकड़ाई। तब तक एक बुजुर्ग आया और वो कहने लगा भैया जरा पैरासीटामॉल देना। दुकानदार ने कहा नहीं है। फिर उसने दोबारा कहा भैया जरा पैरासीटामॉल दे दीजिए ना, तो उसने कहा नहीं है। तब उस बुजुर्ग ने चिढ़ करके कहा भैया तुम्हारा कैसा मेडिकल स्टोर है कि तुम पैरासीटामॉल भी नहीं रखते? और आप जानते हैं कि दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा कि यहाँ पागलों की दवा मिलती है, पागलों की, पैरासीटामॉल नहीं मिलती। और मैं तो एकदम सन्न रह गई कि इसका असर मेरी सहेली पर क्या पड़ा। मैंने तुरंत दुकानदार को टोका। मैंने कहा भैया आप इस तरह से कहेंगे तो आपके जो पेशेंट यहाँ खड़े हैं क्या वो सब पागल हैं? तो खैर उसने कहा सॉरी दीदी, मुझे नहीं बोलना चाहिए। खैर हम लोग दवा लेकर घर आए और चूंकि उसके दोनों बच्चे बाहर थे, हस्बैंड जॉब में थे, तो हस्बैंड इसी शहर में ही थे, लेकिन उनकी जॉब बहुत अच्छी थी, थोड़ा समय वहाँ देना पड़ता था। तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि 15 दिन की दवा इसकी आ गई है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये वॉच करना पड़ेगा कि ये दवा खाती है कि नहीं खाती है, और आपको बहुत पेशेंटली इसके साथ व्यवहार करना होगा। इसकी बहुत सारी इरिटेटिंग चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसको ठीक होने में मदद मिलेगी। खैर उसके हस्बैंड बहुत अफेक्शनेट थे, उन्होंने मेरी सहेली का सारा इरिटेटिंग व्यवहार बर्दाश्त किया। 15 दिन में कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग फिर डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दवा चेंज करके फिर 1 महीने की दवा दिया। तो बहुत धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार उसको लगा, तो डॉक्टर खुश हुए। तो दोबारा मैंने कहा कि डॉक्टर साहब जरा काउंसलिंग भी हो जाती तो ठीक रहता। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे देखा कि मैंने कोई बहुत गलत बात कह दी, क्योंकि मैं तो जानती थी कि डिप्रेशन के लिए मेडिसिन और काउंसलिंग
और परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं, तो वो दवाई ही लिख देते हैं और अपनी ड्यूटी समाप्त कर देते हैं। लेकिन काउंसलिंग बेहद जरूरी है। तो मेरे लगातार फोर्स करने पर डॉक्टर ने उसकी काउंसलिंग भी की। तो उसके में धीरे 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 सुधार होता गया। लेकिन चूंकि उसका जेनेटिक था, कोई कारण नहीं था ना, तो उसको ठीक होने में लगभग 6-7 महीने लगे। इस बीच मैं उसके घर जाती थी, फोन से बात करती थी कि देखो तुम थोड़ा टहला करो, प्राणायाम किया करो। और प्राणायाम में भी भ्रामरी बहुत ज़्यादा उपयोगी है डिप्रेशन के लिए। तो खैर जब थोड़ा थोड़ा उसके में सुधार होता गया, कुछ काम करने में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी, धीरे धीरे पढ़ने लगी, अखबार पढ़ने लगी, तो फिर वो टहलने भी लगी, प्राणायाम भी धीरे धीरे, कभी मन करता तो करती, कभी नहीं मन करता तो नहीं करती। लेकिन फिर उसने अपने आप को रेगुलर कर लिया और मैं उससे लगातार फ़ोन पर उसकी काउंसलिंग करती रही, उसके संपर्क में बन गई। अभी मैं 3 महीने से उससे नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन फ़ोन पर बातचीत से ऐसा लगता है कि अब वह काफ़ी ठीक है। 80% या आप कह सकते हैं कि 90% वो एकदम ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो धीरे धीरे एकदम ठीक हो रही है और खुद भी प्रयास कर रही है, और इसमें इसकी फैमिली का भी बहुत योगदान है। दूसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ जहाँ पर मैं टीचर हूँ अपने स्कूल का। तो वहाँ पर 14-14, 15-15 साल की लड़कियाँ 9th और 10th में पढ़ने वाली डिप्रेशन में आ जाती थी। लड़कियाँ खुद ही एक दूसरे की बहुत अच्छी खुफिया होती हैं। तो लड़कियाँ आके बताती हैं कि मैम वो लड़की है ना, वो बात नहीं करती है, वो अकेले रहती है, वो हम लोगों के साथ खेलती नहीं है, टिफ़िन शेयर नहीं करती है, खाना भी नहीं लाती है और कहती है कि मुझे तो भूख नहीं है। और कभी कभी फिर वो बेहोश हो जाती हैं। फिर हम टीचर्स को जाना पड़ता है। फिर मैं उनका फ़ोन नंबर उसके पेरेंट का लेती हूँ और मैं फिर उसके पेरेंट को बुलाती हूँ और उनको समझाती हूँ कि देखिए ये मानसिक रोग है, इसको डॉक्टर के पास ले जाइए। अच्छा, चूंकि ग्रामीण परिवेश सरकारी स्कूल है, तो आप जानते ही हैं कि ग्रामीण परिवेश की लड़कियाँ आती हैं, तो इन लड़कियों के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि उनको मेडिकल या IIT या ऐसे एंट्रेंस को देना है। अरे वो तो इंटर कर लें, BA में कहीं एडमिशन ले लें, ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं रहता है। लेकिन हो सकता है जेनेटिक हो, परिवार की कोई समस्या हो जिससे कि वो डिप्रेशन में आ जाती है। तो मैं उनके जब पेरेंट को बुलाती हूँ तो उनके पिता तो अक्सर काम पर रहते हैं, माँ आती है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखिए ये इसको मानसिक रोग है, आप डॉक्टर के पास ले जाइए। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं बहन जी, ये तो पेट का साया है, ये तो चुड़ैल ने पकड़ लिया है इसको, हम झाड़ फूक करवा रहे हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, झाड़ फूक करवाएंगी आप, देखिए आपकी लड़की में गंभीर लक्षण दिखने लगेंगे। अभी तो ये ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो 3 बार मैं बुला करके मैंने काउंसिल किया, लेकिन वो महिलाएं सुनने के लिए तैयार नहीं। बाद में वो लड़की स्कूल आना बंद कर देती है। तो लड़कियों से मैं पूछती हूँ कि बेटा वो बच्ची स्कूल क्यों नहीं आ रही है? तो लड़कियां फिर बताती हैं कि अरे मैम वो लड़की तो अब रात में उठ करके बातें करती है किसी से, उसको चलने की आवाज़ सुनाई देती है, उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। ये तो मैं समझ ही गई कि ये डिप्रेशन के गंभीर लक्षण हैं। अगर डिप्रेशन की शुरू में दवा नहीं होती है तो फिर व्यक्ति में ये गंभीर लक्षण आ जाते हैं, तो फिर इसका इलाज करना भी बहुत दिक्कत होती है और ऐसे मरीजों को ठीक करने में बहुत समय लगता है। तो ये महिलाएं समझती नहीं है या उनके पेरेंट्स इस बात को नहीं समझने के लिए तैयार है कि ये मानसिक रोग है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे समाज में यही ज्यादा प्रचलन में है कि अरे मेरी बेटी पागल हो गई, लोग क्या कहेंगे कि मैं इसको पागलों के डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। ये स्टिग्मा और ये टैबू इतना काम करता है। खैर, और कभी कभी, मैं नहीं कहूंगी कि हमेशा, लेकिन 2-4 साल में एक बार जरूर ऐसा सुनाई पड़ जाता है कि जिस लड़की की ऐसी स्थिति हुई उसने सुसाइड कर लिया। और बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि मेरे इतना प्रयास करने के बाद, मेरी इतनी काउंसलिंग करने के बाद भी मैं उस लड़की की जान नहीं बचा। और गांव में भी यही स्थिति होती है। मेरा शुरू से गांव से नाता रहा है, बचपन से लेकर अब तक मैं गांव जाती रहती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गांव जाती हूँ, तो पास पड़ोस की चाची भाभी लोग आ जाती हैं, बातचीत होने लगती है।
तो मैं चाची से पूछती हूँ कि चाची भाभी कैसी है। अब तो चाची एकदम विस्फोट कर जाती है, अरे तुम्हारी भाभी कैसी हैं, दिन भर सोई रहती हैं काम का बहाना करके, और उनको जो है काम ना करना पड़े इसलिए कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भूख नहीं लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैं तो समझ जाती हूँ कि ये तो डिप्रेशन है। चाची को कहती हूँ कि ऐसा है चाची, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो कहती है, अरे बिटिया डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो किसी चुड़ैल का साया है, झाड़ फूक करवा दूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने रखे, और अगले एपिसोड में आप लोग देखिएगा कि मैं डिप्रेशन के सिम्टम, इसके ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन के उपाय बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।